तो हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे बोर्स रेडियस का व्यंजक। तो चलिए देखते हैं बोर्स रेडियस। बोर कक्षा की त्रिज्या। आप जानते हैं कि बोर्स मॉडल जो होता है, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल यानी बोर्स मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले, वन इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए ही लागू होता है। यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी के लिए बोर्स थ्योरी, बोर का परमाणु मॉडल लागू होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु संख्या दो है, लेकिन हीलियम का परमाणु संख्या दो है यानी इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम प्लस हो जाएगा। हीलियम प्लस में, हीलियम में तो दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस कर दें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें भी है। और वह वो लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या तीन होता है। परमाणु संख्या इधर लिख देते हैं, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या तीन होता है तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। लिथियम का अगर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तीन है तो लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीन में से अगर दो गो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अगर हम लिथियम से लिथियम प्लस प्लस बना दें तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन में से दो गो निकल गया। दो गो अगर निकल गया तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसमें, इसमें और इसमें तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी तरह के सिस्टम के लिए ही बोर्स मॉडल अप्लाई होता है। और हम लोग चाहेंगे तो हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस, इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उस कक्षा की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमता है गोल गोल, बाबू नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमता है तो कक्षा की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली अभी तो यहाँ पे हम त्रिज्या ही निकालेंगे, बाद में हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी, मेन तो है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी ये निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होगी ये सब निकालेंगे ऑलरेडी। और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच रिलेशन क्या है, इन सब के बीच रिलेशन भी निकालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग केवल बोर के मॉडल का यूज करके हाइड्रोजन परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब देखिए यहाँ बाबू एक परमाणु दिखा रहे हैं। पहले एक नाभिक बना ले, ये नाभिक हो गया। नाभिक है, नाभिक पर प्लस चार्ज दे देते हैं। ये नाभिक है, नाभिक पर हमने प्लस चार्ज दे दिया क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है। अब इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, सर्कल में लगाएगा, बहुत बढ़िया। सर्कल यानी वृत्त में। ये नाभिक है भाई, ये नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ई। इलेक्ट्रॉन का मास है एम। एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश माइनस ई है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोल 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 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं, मान लेते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रॉन भी स्पीड से, भी चाल से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। और कक्षा की त्रिज्या मान लेते हैं आर। यहाँ से यहाँ तक आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के कक्षा में, आर त्रिज्या के कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल चक्कर लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। कितने की स्पीड से भाई?
v स्पीड से। तो बोलिए नीचे के फिगर में v स्पीड है, बोलिए नीचे के फिगर में एक परमाणु दिखलाया गया, परमाणु का ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है आर त्रिज्या के रेडियस में, आर त्रिज्या के रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का आवेश e है। इस परमाणु का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु का परमाणु संख्या z है। अगर इसका परमाणु संख्या z है तो इसके नाभिक के अंदर z प्रोटॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स? z प्रोटॉन्स होंगे। हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन्स होंगे। एक वो प्रोटॉन होता नाभिक में, इस नाभिक में एक प्रोटॉन होता तो नाभिक पर आवेश होता प्लस ई, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ई। एक प्रोटॉन होता तो प्लस ई, दो प्रोटॉन होता प्लस टू ई, तीन होता प्लस थ्री, फोर होता प्लस फोर ई। अगर परमाणु संख्या जेड है तो नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन्स होंगे और नाभिक का टोटल आवेश होगा प्लस जेड ई। बहुत अच्छा, तो आपको पता चल गया। अगर आपको मेरा स्पीड कम लगता हो तो आप वीडियो को 1.5x स्पीड पर देख सकते हैं। अगर इस परमाणु का परमाणु संख्या Z है तो इसके नाभिक में Z प्रोटॉन्स होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे तो नाभिक पर टोटल आवेश होगा प्लस Ze। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बात बताइए, नाभिक प्लस है, नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो ये प्लस वाला नाभिक माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा F बल से। कितने बल से? F। बहुत बढ़िया। तो ये धनावेशित नाभिक, पॉजिटिव नाभिक निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब नाभिक द्वारा समझिएगा किस तरह निकाल रहे हैं। अब नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल मतलब आवेश के कारण बल। बाबू बल निकालते हैं ना तो आवेश का चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग वैल्यू लेकर के काम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब इस नाभिक का आवेश कितना है? इस नाभिक का आवेश है, नाभिक का आवेश है प्लस जेड डी, इलेक्ट्रॉन का है माइनस ई, तो इस नाभिक द्वारा माइनस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, बहु लगाया गया विद्युत आकर्षण बल। जान लो एक आवेश और एक आवेश, दो आवेश के कारण बल का सूत्र होता है एफ। बल एफ बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 इंटू Q2/r²। दो आवेश के बीच बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2/r²। F तो F, F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू Q1। Q1 क्या है बाबू? Q1 है पहला आवेश। बहुत अच्छा, ये जो Q1 दिख रहा है वो है Q1 है पहला आवेश। पहला आवेश नाभिक पर है, नाभिक पर है प्लस जेड डी, तो प्लस जेड डी चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, तो हम चिन्ह लेंगे नहीं। Q1 है नाभिक का आवेश प्लस जेड डी इंटू Q2, Q2 है दूसरा आवेश, दूसरा आवेश इस इलेक्ट्रॉन पर है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, तो Q2 हो जाएगा बाबू, Q2 है इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, लेकिन चिन्ह नहीं लेंगे तो E/r², क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच की दूरी r है तो r² हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है? F, और ये बल F किधर लग रहा है? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल F किधर लग रहा है? ये आकर्षण बल F, ये आकर्षण बल F केंद्र की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है? केंद्र की ओर लग रहा है। और केंद्र की ओर अगर ये बल केंद्र की तरफ लग रहा है तो यही बल तो अभिकेंद्र बल है। सही पूछो तो ये बल केंद्र की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है, ये अभिकेंद्र बल है तो mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0, 1/4 पाई एप्साइलन 0 जेड और ई मिलके E², ZD²/r²। बाबू एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो mv² 1/4 पाई एप्साइलन 0 ZD²/r। हमें तो r चाहिए, हमको भी नहीं चाहिए, तो कहीं से इस भी की वैल्यू निकालें। तो भाई भी की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते? निकालने का तरीका है,
और वो तरीका है बोर का सेकंड पोस्टुलेट। बाबू, बोर के सिद्धांत की दूसरी मान्यता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे भी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, हम ऑलरेडी पढ़े हैं। दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़े हैं बाबू कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। बोर के सिद्धांत से एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई रहेगा ना, उसी कक्षा में घूमेगा। यहीं से हम भी का मान निकालें, तो भी का मान निकालेंगे और यहाँ से निकाल करके यहाँ पे भी का मान रख देंगे। देखिए, तो भी का मान यहाँ से क्या होगा, भी बराबर हो जाएगा एन एच बाई 2 पाई, एम नीचे आ जाएगा और आर भी नीचे आ जाएगा, तो भी की वैल्यू निकल के आ जाएगी एन एच बाई 2 पाई एम आर। यही वैल्यू आपको क्या करना है, भी बराबर एन एच बाई 2 पाई एम आर यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो पुट करते हैं, पुट करने में क्या जाता है, चलिए कर लिया जाए। एम भी स्क्वायर तो एम, और वो एम और भी स्क्वायर, भी की वैल्यू कितनी है, भी की वैल्यू आई है, रख दीजिए एन एच बाई, देखिए ठीक से अब नहीं चल रहा है, एन एच बाई 2 पाई एम आर, लेकिन इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन जीरो और जेड डी स्क्वायर बाई आर। एक तो कट चुका है ना, एम तो एम एम तो यहाँ पे m है तो यहाँ m रख देते हैं। अब इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, n होगा कि n स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई का करेंगे तो पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो होगा 1/4 पाई एप्साइलन जीरो, इसको पढ़ते हैं बबुआ एप्साइलन जीरो, 1/4 पाई एप्साइलन जीरो जेड डी स्क्वायर अपॉन आर। बहुत अच्छा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और पाई का स्क्वायर है, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। जो बचा है वो लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम आर, पाई एम आर इज इक्वल टू, इधर में बचा है जेड ई स्क्वायर बाई, इधर बचा है एप्साइलन जीरो। बहुत अच्छा, अब हमको तो चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू, कक्षा की त्रिज्या आर, तो इसको पलट देते हैं, इसको हर में है तो इसको अंश में कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। तो चलिए यही चीज़ यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए बस उल्टा कर देते हैं, पाई एम आर सबसे नीचे है तो हो जाएगा पाई एम आर ऊपर, पाई एम आर बाई एन स्क्वायर, और वो एच स्क्वायर है, एल स्क्वायर नहीं है, एच स्क्वायर है, पाई एम आर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एप्साइलन जीरो बटा जेड ई स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब हमें आर की वैल्यू निकल गई, आर विल बी, आर का मान कितना हो जाएगा, ये सब इधर चला जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा, तो आर विल बी, आर की वैल्यू होगी, ये इधर जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइलन जीरो बाई, यहाँ पे हो जाएगा बाबू जेड डी स्क्वायर, और ये पाई एम नीचे चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर पाई एम, जेड ई स्क्वायर पाई एम। और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ गया हमारे सामने। ये क्या है भाई, ये है कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना उस कक्षा की त्रिज्या है आर। तो हम तो बहुत इजीली दो चीज़ बस, अभिकेंद्र बल, विद्युत बल, और एक बोर का सिद्धांत जो है, इसको लगा के आसानी से हम लोग क्या किए हैं, कक्षा की त्रिज्या निकाल ली है। और इस कक्षा की त्रिज्या में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बाबू कि इसमें हम लोग को एन और जेड
इसको अलग कर देना होगा। तो कक्षा की त्रिज्या r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ये हो जाएगा एच स्क्वायर एप्साइलन जीरो बाई ई स्क्वायर पाई एम। ये हो गया कक्षा की त्रिज्या का सूत्र। तो कक्षा की त्रिज्या का सूत्र हम निकाले हैं, तो बस एन स्क्वायर बाई जेड बाहर कर दिए हैं, एच स्क्वायर एप्साइलन जीरो बाई ई स्क्वायर पाई एम, ये कक्षा की त्रिज्या का सूत्र हो गया। इसमें एच प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स होता है, एप्साइलन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है, कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, पाई 22/7, एम इलेक्ट्रॉन का मास। ये जितना भी कोष्ट में है ना, ये सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। चलिए आर तो आर, अच्छा थोड़ा सा देख भी ले यहाँ पे एक नज़र, आर किसके समानुपाती है? आर समानुपाती है एन स्क्वायर के। आर कक्षा की त्रिज्या, आर कक्षा की संख्या एन के स्क्वायर के समानुपाती है। आर एन स्क्वायर के समानुपाती है, यानी अगर एन वन रहेगा तो वन का स्क्वायर वन होता है, दो रहेगा तो दो का स्क्वायर चार, तीन रहेगा तो तीन का, कक्षा तीन रहेंगे, एन अगर तीन लेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ, चार लेंगे तो चार का स्क्वायर 16, पाँच लेंगे तो पाँच का स्क्वायर 25। कक्षा की संख्या एन बढ़ेंगे, अगर कक्षा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, कक्षा की संख्या एन बढ़ेगी तो कक्षा की त्रिज्या स्क्वायर रूप से बढ़ेगी। यानी हाइड्रोजन के परमाणु में पहले कक्षा की त्रिज्या कुछ भी हो, पहले की त्रिज्या कुछ भी हो, लेकिन अगर एन दूसरे कक्षा की त्रिज्या देखें, एन अगर दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर चार, तो अगर दूसरे कक्षा की त्रिज्या देखेंगे तो पहले कक्षा का चरगुना, पहले का जो भी त्रिज्या उसका चरगुना हो जाएगा दूसरे कक्षा की त्रिज्या। अगर तीसरे कक्षा की देखेंगे त्रिज्या, तो एन अगर तीन रखेंगे तो तीन का स्क्वायर क्या होता है? तीन का स्क्वायर नौ होता है। तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या पहले से नौ गुना ज़्यादा होगा, यानी बाबू। और चौथे कक्षा की त्रिज्या पहले कक्षा की त्रिज्या जो भी थी ना पहले, उससे 16 गुना ज़्यादा होगा। यानी कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या एन के स्क्वायर के समानुपाती होता है। आर एन स्क्वायर के समानुपाती है और आर जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। आर जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। जेड अगर बढ़ेगा, परमाणु जेड बढ़ेगा तो कक्षा की त्रिज्या घटेगी। जेड सबसे कम होता है हाइड्रोजन का, लेकिन हीलियम प्लस का या लिथियम प्लस प्लस का जेड ज़्यादा होता है। जेड ज़्यादा होगा, हीलियम प्लस का जो दो होगा, लिथियम प्लस प्लस का तीन होगा, परमाणु संख्या तीन हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, चलिए इसमें अब ये जो बी फार्मूला आया ना, इसमें हम लोग एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर पाई एम की वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है भाई? अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें तो हमको वो वैल्यू निकल करके आता है ये, वैल्यू पुटअप करें भाई तो कक्षा की त्रिज्या आर निकल के आती है, आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू बोलिए 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34, लेकिन एच का स्क्वायर है, इंटू एप्साइलन जीरो, एप्साइलन जीरो की वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ये फिक्स वैल्यू होती है, एप्साइलन जीरो ही है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है कुछ भी। ई स्क्वायर, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। थोड़ा लिखना अच्छा नहीं हो पा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन ई स्क्वायर है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है ना, लेकिन इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, इंटू ई स्क्वायर इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम, एम इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है इलेक्ट्रॉन का मास। सबको अगर गुणा भाग करेंगे, इसका स्क्वायर ये गुणा भाग करेंगे, तो कक्षा की त्रिज्या आर निकल के आती है, आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, कक्षा की त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू सबको करेंगे तो ये आएगा 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक्चुअली 0.529, 529 या 53 कर देते हैं, 0.53 गुणे 10 कर माइनस 10 मीटर। और आप जानते हैं कि 10 कर माइनस 10 मीटर, आप जानते हैं कि 10 कर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो हम
कक्षा की त्रिज्या का सूत्र लिख सकते हैं। कक्षा की त्रिज्या r बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 और 10 × 10 मतलब एंगस्ट्रॉम। तो ये कक्षा की त्रिज्या का सूत्र हो गया। तो कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? r बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इट्स इक्वेशन सी एंड इट्स योर स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको मेन यही याद करना है। कक्षा की त्रिज्या r बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल केस हाइड्रोजन एटम के लिए। स्पेशल केस विशेष स्थिति बाबू फॉर हाइड्रोजन एटम। थोड़ा स्पीड कम हो जाता हो तो आप 1.5x डेढ़ गुने स्पीड पर देख लीजिए। अगर बात करें बाबू हाइड्रोजन एटम की, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए परमाणु संख्या जेड कितना लेंगे? हाइड्रोजन है ना यार, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जेड होता है 1, तो जेड 1 ले लो। तो अगर यहाँ पे जेड 1 रखेंगे, जेड अगर 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन के कक्षा की त्रिज्या मिलेगी, तो आर नहीं मिलेगा, आर हाइड्रोजन मिल जाएगा। आर हाइड्रोजन बराबर एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर बाई 1 मतलब सिर्फ एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन के कक्षा की त्रिज्या आर हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है? एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इक्वेशन नंबर डी। बहुत अच्छी बात है। अब भाई हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पे आर हाइड्रोजन निकल गया है, बस एन, एन कक्षा है। कक्षा एन का मान 1 रखेंगे तो पहले कक्षा की त्रिज्या, 2 रखेंगे दूसरे कक्षा की त्रिज्या, 3 रखेंगे तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या, 4 5 जितना रखेंगे उस कक्षा की त्रिज्या निकल जाएगी। अच्छा, आपसे एक और बात कहेंगे। आप तो कहेंगे कि सर ये बताइए ना कि हाइड्रोजन में बेचारा एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन पहले ही कक्षा में होता है। पहले कक्षा में होता है तो पहले कक्षा की त्रिज्या आपको निकालनी चाहिए। हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहिलके कक्षा में होता है, तो पहिलके कक्षा में त्रिज्या निकालना चाहिए। तो आप बताइए ना सर, काहे आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवे इसके पीछे पड़ गए हैं? आप तो सब कोई के पीछे पड़ गए हैं। हमको आपको निकालना चाहिए केवल पहले का, आप सबके पीछे पड़ गए हैं, सबको निकालिए देंगे। भाई ये याद रखो, हाइड्रोजन में सचमुच एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहली कक्षा में गोल 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 घूमता है। लेकिन जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये पहले से दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी किसी भी हायर ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो सकता है। और हायर ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे कुछ देर तक ठहरता है, 10⁻⁸ तक ठहरता है। और 10⁻⁸ तक ठहरने का से फिर से रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, फिर से वो रिटर्न बैक हो जाता है। किसी भी कक्षा में रिटर्न हो सकता है, ये नहीं कि पहले से गया है तो पहले ही में आए, किसी भी कक्षा में आ सकता है, लेकिन 10⁻⁸ तक ठहरता है। तो आपको पहला ही कक्षा हम नहीं निकालेंगे, दूसरा तीसरा कोई भी कक्षा निकाल सकते हैं। तो चलिए, बस एन कक्षा की संख्या एन रख करके, एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। यानी पहले कक्षा से दूसरे कक्षा की तरह चरगुनी ज़्यादा होगी, तीसरे की नौगुनी ज़्यादा होगी, इसी तरह होगा। तो चलिए, हमारा जो फॉर्मूला आया है उसी में अपना काम करते हैं। काम यही करेंगे कि अब हम निकालेंगे पहले कक्षा की त्रिज्या ए नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। देखिए अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाबू पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1, पहले ऑर्बिट के लिए n बराबर 1। तो कक्षा की त्रिज्या, पहले कक्षा की त्रिज्या आर हाइड्रोजन नहीं कहें, आर हाइड्रोजन 1, आर हाइड्रोजन 1 बराबर एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। बबुआ 1 के स्क्वायर होता है 1, तो 1 इंटू 0.53 मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? 0.53 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छा।
हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम। बी नंबर, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, फॉर सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के लिए दूसरे के लिए एन का मान कितना रखेंगे? 2। एन का मान 2 रखिए। पहला कक्षा अब नहीं, अब पहला नहीं, पहला के पास से दूसरा कक्षा की त्रिज्या निकालें, भले दूसरा होके या नहीं हो। दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकाले तो आर हाइड्रोजन 2। आर हाइड्रोजन 2 बराबर, एन स्क्वायर। एन कितना है? दूसरे कक्षा एन 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। बाबू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। 4 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तीन 12 का 4, 4 तीन 12 का 2, हासिल 1, 4 पाँचे 20, 20 एक 21, 21 लिख दिए, दशमलव 2 अंक के बाद तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। या नहीं समझ में आता तो 53, 53 चौके 212, 212 यानी 2.12 एंगस्ट्रॉम। पहले कक्षा की त्रिज्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम, दूसरे की 2.12 एंगस्ट्रॉम, तीसरे कक्षा की त्रिज्या। और तीसरे कक्षा की त्रिज्या फॉर थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर बात कर दें तो थर्ड ऑर्बिट के लिए कक्षा की संख्या एन 3 रख देंगे। अगर 3 रखेंगे तो आर हाइड्रोजन नहीं, आर हाइड्रोजन 3। आर हाइड्रोजन 3 बराबर एन स्क्वायर। एन क्या है? 3 का स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। बाबू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू इतना करेंगे तो डायरेक्ट आएगा 9 इंटू इतना, हमको याद है 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या, दूसरे कक्षा की त्रिज्या और तीसरे कक्षा की त्रिज्या मिल गई। थोड़ा सा देख भी लें। क्या देख लें? वही देख लें जो देखना चाहिए। वैल्यू यहाँ पे है, देख यही लें भाई कि अगर हम बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है। ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई पहली कक्षा, ये पहली कक्षा हो गई। ये हो गई भाई दूसरी कक्षा। पहले कक्षा की त्रिज्या जो भी होगी ना, दूसरे की उससे कितनी होगी? चरगुनी ज़्यादा होगी, दूसरे की 4 गुनी ज़्यादा होगी। और ये तीसरी कक्षा हो गई, तीसरे का 3 का स्क्वायर कितना होता है बउआ? 9। तीसरे कक्षा की त्रिज्या पहिलका से 9 गुना ज़्यादा होगा, पहला से 9 गुना ज़्यादा। तो थोड़ा अगर विश्वास है अपने ऊपर तो बताइए। ये तो हो गया आपको नाभिक, ये धनावेशित नाभिक हो गया आपको, बहुत अच्छा। अच्छे, ये पहले कक्षा की त्रिज्या। बाबू पहले कक्षा की त्रिज्या कितनी आई है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी आई है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी आई? 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो थोड़ा सा वैल्यू लिख देते हैं। पहले कक्षा की त्रिज्या आर हाइड्रोजन 1, 0.53 एंगस्ट्रॉम पहले कक्षा की त्रिज्या है। यहाँ से आर हाइड्रोजन 1 ये वाला पहले कक्षा की त्रिज्या है, आर हाइड्रोजन 1। दूसरे कक्षा की त्रिज्या आर हाइड्रोजन 2 आया है, याद है हमें, 2.12 एंगस्ट्रॉम। तीसरे कक्षा की त्रिज्या ये वाला, ये तीसरे कक्षा की त्रिज्या, पहला छोटा है, दूसरा स्क्वायर रूप में दुगुना नहीं, 2 का स्क्वायर 4 गुना ज़्यादा है, तीसरे का 9 गुना ज़्यादा है। तीसरे कक्षा की त्रिज्या आर हाइड्रोजन 3 है, 4.77 एंगस्ट्रॉम। आपको वैसे ये वैल्यू भी याद करना बहुत ज़रूरी है। पहले कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपको ढंग से समझ में आया होगा। लेक्चर तो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन लंबा हुआ नॉलेज मिलना चाहिए। शॉर्ट में भी बना सकते थे, लेकिन शॉर्ट में बनाते तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता था। मेहनत कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास में आइए, ज़रूर समझाएंगे।